Hello everyone, I am Shubhasish Das, the physics faculty of IIT Zone Tutorial। जैसे कि आप जानते हो कि मैं कई वीडियो लेक्चर्स बनाया, इस तरह का कई वीडियोस बनाए जिसमें मैंने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि हम लोग फाउंडेशन कोर्स पढ़ा रहे हैं क्लास 8, 9 एंड 10। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स क्या है कि बच्चे को बेसिक भी बताना है मैथ्स और सभी साइंस सब्जेक्ट्स में, यानी कि फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चारों पेपर में बेसिक्स बताना है, ताकि बच्चे अपने जो स्कूल लेवल प्रिपरेशन है, जो अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसके लिए भी तैयार हो सके। और मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स यानी कि 11-12 के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दें। खासकर मैंने ये बार बार कहा, ये उन बच्चों के लिए है जो आगे चल के बिग गोल के लिए सोच रहे हैं, जो आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, जो मेडिकल निकालना चाहते हैं। चूँकि ये एग्जामिनेशंस इतना टफ है, इतना हाई स्कोरिंग हो गया आजकल, है ना। पहले तो कम स्कोर में भी बहुत सिलेक्शन हो जाते, यानी कि लेवल ऑफ एग्ज़ाम्स उस तरह का था। आज के डेट में क्या है कि कंपटीशन काफ़ी वाइड हो गया, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हो गया, है ना। पहले के कंपैरिजन में देखें, एमसीक्यू है तो स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा हो गया, हाई स्कोरिंग कंपटीशन बन गया। साथ ही साथ बहुत बड़ा सिलेबस 11-12 का आप अगर टोटल सिलेबस देख लें किसी भी सब्जेक्ट में, बहुत ज़्यादा है ना। तो एक्चुअली 2 साल का कोर्स है, प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता हूँ कि 24 मंथ्स मिलता है सारा। आप जो भी टोटल वर्केबल जो टाइम है वो लगभग 20 महीने के आसपास मिलता है। 20 से 21 महीना आप मैक्सिमम काउंट कर सकते हो, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस टाइम में ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में इतना बड़ा सिलेबस को पूरा करना है, बेसिक से एडवांस लेवल तक समझना है, समझते हुए खुद को उस लेवल तक अपडेट करना है, यानी कि अपना तैयारी को उस लेवल पे लेके जाना है। प्रैक्टिस, ह्यूज प्रैक्टिस चाहिए, टेस्ट, रेगुलर टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट एंड मतलब फीडबैक चाहिए आपको। तो हम लोगों ने, जैसे कि मैंने कहा था कि हम लोग काफ़ी डेप्थ में 8 से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। और मैंने सोचा कि मैं अगर बार बार कहते रहता हूँ आपसे, कई बार इसके पहले भी कहा आके, कि हम लोग काफ़ी डेप्थ में डिस्कस कर रहे हैं हर एक चैप्टर को, और मैं बताना चाहता हूँ कि वाकई ऐसा हो भी रहा है या नहीं। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ जो लाइव क्लासेस है, कुछ लाइव क्लासेस का मैं वीडियो क्लिपिंग आपको दिखाऊं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं या जो पेरेंट्स हैं उनको समझ में आए कि क्या 8-9 के बच्चे, है ना, 8, 9, 10, खासकर 10th में तो आके बच्चे फिर भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, मतलब उनका बहुत ज़्यादा फोकस बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोरिंग की तरफ चला जाता है। तो 8 और 9 में बच्चे रिलेटिवली थोड़ा फ्री होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम का उतना प्रेशर उन पे नहीं होता जितना कि क्लास 10th स्टडिंग बच्चे के लिए है। इसलिए 8 और 9 के बच्चों को लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम उनके लिए किस तरह का कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं हमारे लाइव क्लास में। तो चलिए मैं आज उसी चीज़ को बताना चाहता हूँ, और उसी लिए मैं कुछ वीडियोस इस सेशन में ऐड करता हूँ, जो कि मेरा फिज़िक्स लेक्चर्स है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड 9, जो कि लाइव सेशन है। मैं पूरा लेक्चर तो नहीं डाल रहा हूँ, तब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और शायद आपको उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये 8-9 में ही बच्चे काफ़ी चीज़ पढ़ सकते हैं, है ना, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं आप विद द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 एंड 9, जो यूजुअली हम लोग 11 में पढ़ते हैं, 12 में पढ़ते हैं, है ना। तो वो बेसिक उस लेवल का चीज़ अगर बच्चे 8-9 से समझने लगे तो सोचिए उसका काम आप कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ये चीज़ बताने के लिए ही मैं इस वीडियो में कुछ क्लिप्स ऐड कर रहा हूँ, और हर क्लिप्स में वो मेंशन होगा कि कौन सा क्लिप्स क्लास 8 के लिए है, कौन सा 9 के लिए है। चलिए, तो और बात आगे नहीं ले जाते हुए सीधा स्क्रीन पे आपके लिए वीडियोस डिस्प्ले करते हैं। ओके, सो लेट्स सी। So today I'm going to start a new topic, that is work and energy.
So first of all, we will discuss about the term work. Okay, what do we can say, what do we understand about the basic term that work done? Okay, what do we understand about the basic term work done? Yes, Rita, would you like to say anything? Yes, sir. Sir, I just want to say that, sir, in first, can you tell us by the period more and what? We have to apply some energy and we have to show that we are moving an object from one place to another. And inside we also cannot show that by pushing a wall, we have done that work and we have lost our energy. Right. Yes, so we will first talk about the term called mechanical work done. Okay, whenever we talk about the term mechanical work done, means this is involved with the change in energy, stored by the system. Okay, about any particular system, if you are talking about the work done related to that system, that means that particular system will go under the change of energy stored in it, right? And whenever, see, work done will be the two significance. One is the work can only be, mechanical work can only be said to be done when an external source is involved in doing it, right? When an external source is involved in doing the work. So there will be two part of the system. One will be the external source because of whose influence work will be done, and another part will be the system on which the work will be done, right? So one part is by the system, that is the external source, and another part is the system on which the external source will do the work. For example, if we take a block of mass m, resting on a horizontal surface, then the normal free body diagram means the general presentation of the forces are concerned. The weight of the block mg that acts vertically downward, the normal force that acts vertically upward, the weight of the block mg that acts vertically downward, and the normal force by the surface that acts on the block upward. But these two forces are usually the balancing force. These two forces acting on this block are balancing forces. So that's why the resultant effect of these two forces is ultimately zero. Resultant force means the overall effect of these two forces are such that one is balancing the other. One force is balancing the other. So here we can say, as per the diagram, N is equal to mg means there are balancing forces. Hence, net force or resultant force is 0.
net force or resultant force is 0, but the overall effect of these two forces is unable to produce any kind of motion. So now no work can be said to be done by this arrangement of forces acting on this block, right? Are you getting me? Though we can see the presence of two forces, one is the weight of the block itself that is acting vertically downward, and because of the downward force that is exerted by the mass on the surface on which it is in contact, so correspondingly the surface is also giving the balancing, that is called normal reaction. This N is called normal reaction force. But these two being balancing forces, so because of neither due to mg nor due to n we can see any work will be done. But on the other side, if I exert some horizontal force on this block by an external source, somebody offering or exerting this force F on this block of mass m, right, and we can see now due to this horizontal force, if this mass m can get motion in the rightward direction, and hence work can be said to be done by this force F. Got my point? When we can say a mechanical work is done on a block of mass m, whenever there will be a resultant force, whenever there will be an unbalanced force acting on a body, and because of that unbalancing of forces, because of the resultant force, whenever the body will be observed to be moving rightward, moving in the direction of the net force acting on it, the situation will be taken into account, some work is done by that unbalanced force. So here I am saying that due to this force we can see some displacement S that can be taken place, and because of the displacement, because of the change of position of the mass due to the external effort, work will be said to be done. So how can we relate with the first statement that I have written, that this is involved with the change in energy stored by the system? Yes, because the external agent, the one who will do the work, for that agent energy will be lost by the agent, right? On the other hand, once the energy lost by the agent, so that energy will be transferred to the body, and that is the reason why it is not only the body will move through a distances, rather it will gain some kinetic energy also because of this work done on it. Are you getting me? Are you all getting what I mean? So here we can see work is done by the force because displacement is seen here on this mass because of the force applied on it. So due to the displacement we can say work is done by the external agent, right? The agent who is exerting the force,
the external source who is exerting the force doing some positive work. Okay, work done being a scalar quantity, so we will go through the terminology. Sometimes work will be considered to be positive, or in some other cases we can see even work done is taken into account as negative as well. So first point we will write down in this case, positive work done, in this case positive work done will be considered as displacement is taking place, as displacement is taking place along the direction of force applied. Okay, that means as because we can see the displacement here taking place in the direction of force applied on the mass, so that's why it will be positive work done. Second point, because of this positive work done, because of this positive work done, the kinetic energy of the block of mass m will increase. Okay, that means, therefore we can write down work done is equal to gain in kinetic energy, because initially when we have started this discussion, the mass was initially placed at rest. Okay, the mass was initially placed at rest, so that means initial kinetic energy of the mass was 0, because kinetic energy does depend on the velocity value. Okay, so gain in kinetic energy means we want to write down it as such as final kinetic energy minus initial kinetic energy. Work done by the external agent being positive, so whenever positive work is done by an external source on a block, as a result of that positive work done, okay, because of the positive work done on a block, so that is taken into account as gain in kinetic energy, which means final kinetic energy minus initial kinetic energy. So if I consider initial kinetic energy, if initial state of mass m, initial state of mass m is at rest. If initial state of mass m is at rest, so therefore initial kinetic energy will be 0 and final kinetic energy will be written as half mv square minus 0, right? As because I have taken initial kinetic energy is 0, initial kinetic energy rest means initial Ke, okay, Ke initial value is 0, right? I am taking initial value 0. Why it is 0? Since kinetic energy is given by half mass into square of velocity, right? So if velocity value is considered to be 0 at the initial state, so that means if 0 is multiplied with any number, so obviously the result will also be 0. So that's the reason why
That is the reason why we can say the initial kinetic energy of the mass was 0 when force was applied on it, and as a result of the force applied, right, as a result of the force applied by the effort of F applied on it, it is, if it is going through a distance, traveling through a distance along the direction of the force applied, so it can be said to be displacement. Being it is S, we can write down it is gain in kinetic energy. Are you getting it? हाँ, तो आपने देखा कि वीडियो कैसा रहा, है ना। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसमें मैंने कोशिश किया हूँ कि जो लाइव क्लासेस का जो रिकॉर्डेड पोर्शंस है ना, तो उस पोर्शंस का वीडियो का कुछ क्लिप्स आपको मैंने बताया। तो ये जो क्लासेस, जो वीडियोस आप देखे हैं, ये सभी लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वर्जन है ना। जो लाइव क्लास में हम लोग जो पढ़ाए हैं उसी का रिकॉर्डेड वर्जन है जो हमने इस वीडियो में आपको बताया। मैं तो सिर्फ एक्चुअली ये पूरा कंटेंट, मैंने जैसे कहा कि शुरू में ही कि पूरा कंटेंट को अगर मैं वीडियो में लाऊंगा तो वो इतना बड़ा एक वीडियो हो जाएगा कि शायद आप मतलब उतना आपको पेशेंस नहीं रहेगा उतना लंबा वीडियो देखने के लिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि किस तरह का, किस लेवल का क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, ये हम बच्चों तक, पेरेंट्स तक बात को कन्वे करना चाहते थे, ठीक है, ताकि आप समझ सको। अगर आप बीइंग अ पेरेंट से वीडियो देख रहे हैं तो आपको अगर लगता है कि हाँ आप इस तरह का कुछ सोच रहे हैं अपने बच्चे के लिए कि आगे चल के उसको आईआईटी के लिए या मेडिकल के लिए तैयारी कराना है, तो यस, दिस काइंड ऑफ लेक्चर व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे में भले कुछ चीज़ जो है उसका प्रेजेंट जो मतलब जो लेवल है उससे कुछ ज़्यादा जा रहा है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि ये जो भी क्लिप्स मैंने अपलोड मतलब यहाँ आज की वीडियो में डाला था, ये सब वो वीडियोज़ है जिसमें बच्चे बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन किए हैं। और मैंने हर वीडियो में, हर लेक्चर में बच्चों से पूछते रहता हूँ कि कहीं हमारा कंटेंट आपके लिए ओवरबर्डन तो नहीं हो जा रहा है, कहीं आपके लेवल से बाहर का तो नहीं हो जा रहा है, क्या आप हर लेक्चर को भली भांति समझ रहे हैं कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, आप इंटरेस्ट ले पा रहे हो कि नहीं, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि हाँ आज की सेशन में आपने कुछ सीखा है या नहीं। तो डेफिनेटली हर एक लेक्चर में मैं कंटिन्यूअस फीडबैक लेते रहता हूँ, ताकि ऐसा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव है बच्चों को थॉरो पढ़ाना, नॉलेज बिल्डअप करना, बेस उसका बढ़िया बनाना, कॉन्सेप्ट डेवलप करना, उसके मन में सब्जेक्ट के प्रति लगाव लगा देना, उसमें उसके मन में सब्जेक्ट के प्रति एक एफेक्शन क्रिएट कर देना, है ना, ताकि उसको अच्छा लगे, उसको समझ में आए, उसको उस चीज़ को और ज़्यादा पढ़ने के लिए मन करे, है ना। तो ये करते हुए हम कभी नहीं चाहते हैं कि बच्चों को ये ओवरबर्डन लगे या उसको डर लगे कि नहीं ये तो मेरे स्कोप या लेवल से बहुत दूर का चीज़ है, मैं इसको समझ ही नहीं पा रहा हूँ। ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो फिर इस प्रोग्राम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना। तो चूंकि प्रोग्राम बच्चों के लिए है, बच्चों को समझना जरूरी है, उनको अच्छा लगना चाहिए, उनका दिल लगना चाहिए इस तरह के डिस्कशन में, और वाकई ऐसा है। और इसी कारण से मैं इस तरह का कंटेंट को आप सभी को बताने के लिए मैंने कुछ क्लिप्स ऐड किया। तो ये जस्ट एक क्या कहते हैं, ये एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। ऐसा तो एक इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ हम लोग कर रहे हैं, तो सारा चीज़ को मैं एक वीडियो पे नहीं ला सकता हूँ। मौका मिलेगा तो मैं दूसरे वीडियो और बना के बताऊँगा आपको कि हम लोग और भी क्या क्या नया कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो उनको बहुत पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये अप्रोच, मैंने जो जिस सोच के साथ ये वीडियो बनाया आप सभी के लिए, अगर आपको ये अप्रोच अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्टूडेंट्स तक, पेरेंट्स तक इसको पहुंचाने में मदद कीजिए, ताकि जो जेन्युइनली डिज़र्विंग कैंडिडेट है, जो चाहते हैं इस तरह का कोर्स में ज्वाइन करना, इस तरह का कोर्स में खुद का तैयारी को आगे लेके जाना, तो उन तक ये मैसेज पहुंच सके। ये हम सभी का जिम्मेवारी है कि हम लोग सही चीज़ का इन्फॉर्मेशन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना, पब्लिक डोमेन में उसको फैला दे।
तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, लॉजिक अच्छा लगा, है ना, ये अप्रोच सही लगा, तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दूसरे को भी इस चैनल में आने के लिए एनकरेज कीजिए, ताकि फ्री वीडियोस जितना हम यहाँ अपलोड करते हैं इससे हर बच्चे को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले और वो और भी ज़्यादा चीज़ जान सके कि कैसे तैयारी आगे करना है, कैसे पढ़ना है, क्या और पढ़ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी का सपोर्ट IIT जोन ट्यूटोरियल चैनल के साथ होगा और हम लोग अपना इस प्रोग्राम को, इस मोटिवेशन को और आगे लेके जा सकेंगे, ताकि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव और इंटरेक्टिव प्रोग्राम को हम लोग कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड कर सके। ओके, थैंक यू।